लोहा लोहे को काटता है। अब तालिबान के खिलाफ वो शख्स उतरा है जिससे तालिबान थर थर कांपती है, और वजह ये है कि एक समय इस शख्स ने हजारों तालिबानी लड़ाकों को एक साथ ऊपर का रास्ता दिखला दिया था। तालिबानी इसके नाम से ही कांपना शुरू कर देते हैं, और ये शख्स है भारत का कट्टर वाला दोस्त। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जापान आया गुंडई वाले फॉर्म में, और साथ में है भारत खड़ा, और ऐसे हथियार अब सीमा पर लगा दिए जिसके टक्कर में जो चीन को बुरी तरीके से तबाह भी कर देगा, और चीन को समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर ये वार किया कहां से गया। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप इस शख्स को देख रहे हैं, ये है मार्शल अब्दुल राशिद दोस्तम। इस शख्स से तालिबानी लड़ाके बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तालिबानी लड़ाके इसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, और मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार में 29 सितंबर 2014 से 19 फरवरी 2020 तक उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और अब इन्होंने कसम खा ली है तालिबान के खात्मे की, और सबसे पहली रणनीति बना ली है। और आपको बड़ी बात बता दें, उनकी रणनीति जानने से पहले ये जान लें कि दोस्तम वो शख्स हैं जिससे पाकिस्तान भी डरता है, क्योंकि अफगानिस्तान के उत्तर में मिलिशियाई संगठन थे। मिलिशियाई संगठन जैसे कि छोटे छोटे लड़ाकों का समूह 1990 में जब तालिबान के लड़ाके पूरे देश पर कब्जा करने के लिए हमला कर रहे थे, तब इस उत्तरी क्षेत्र में ये एक शख्स था जिसने बगावत की कमान संभाल ली थी। और तब कहा जाता है कि तालिबान के हजारों लड़ाकों को कैद करके बाद में ऊपर का रास्ता दिखला दिया। हालांकि दोस्तम ने जो तरीका इस्तेमाल किया था उन्हें ऊपर पहुंचाने का, वो बेहद खौफनाक था, बेहद डरावना था। यही वजह है कि दोस्तम का नाम आते ही तालिबानी लड़ाके खौफ में चले जाते हैं। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान पर हमला बोला था, तब दोस्तम ने उनकी खूब मदद की थी। कहा जाता है कि दोस्तम ने जितने भी तालिबानी बंदियों को पकड़ा, उन्हें लोहे के कंटेनरों में कैद कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और ये खौफनाक किस्से तालिबानी लड़ाकों के जेहन में बैठ गए। अब जहां एक तरफ ऊपर से एयर स्ट्राइक कर रहा है अमेरिका, और नीचे अफगानिस्तान की थल सेना दिखा रही है अपना कमाल, तो वहीं अब मिलिशिया और अफगानिस्तान सेना दोनों मिल जाएंगे। मिलिशियाओं पर बहुत ही ज्यादा पकड़ मानी जाती है इस शख्स की, जिसके बाद मिलिशिया और अफगान सेना साथ मिलकर ऑपरेशन करेंगे, तो माना जा रहा है कि तालिबान के दिन अब खत्म हो गए। और आते ही इन्होंने अपनी रणनीति भी बनाना शुरू कर दी। आते ही दोस्तम ने सबसे पहले तो ये कहा कि अफगानिस्तान में जितने भी राजनीतिक दोस्त हैं, जितने भी जनरल हैं, सबको मिलकर एक बड़ा निर्णय लेना होगा। आपको बता दें, दोस्तम तुर्की में थे, तुर्की में अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब ये वापस लौटकर मिलिशियाई संगठनों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। दोस्तम ने वैसे तो चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि यहाँ बड़ी साजिश चल रही है, और छोटी छोटी चीजों से हम इसे नहीं रोक सकते हैं। हमें इसे रोकने के लिए बड़ा निर्णय लेना होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान दोस्तम से बड़ा ही डरता है। तो वहीं भारत और अब्दुल राशिद दोस्तम के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। कई बार वो भारत आ भी चुके हैं, यहाँ तक कि पिछले साल भी वो भारत आए थे। वहीं दूसरी तरफ अब जापान अपने गुंडई वाले रूप में वापस आ गया है। जापान को चीन ने ये चेतावनी दी थी या धमकी दी थी कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे। अब जापान का मानना ये है कि 2 परमाणु बम पहले ही गिरे, हम फिर से वापस खड़े हो गए, तीसरा गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा। कुछ इसी रवैये के साथ जापान चीन की धमकी को इग्नोर करते हुए अब कुछ ऐसा कर रहा है जिससे चीन बुरी तरीके से तबाह होगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में यहाँ पर है एक टापू जिसका नाम है इशिगाकी। ये ताइवान से सटता हुआ है, जापान का टापू है। और ये टापू करीब से आप देखेंगे तो एक बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर मिसाइलों की तैनाती अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा पहुँचाएगी तो वो पहुँचाएगी चीन को। लेकिन आप सोचेंगे मिसाइलों की
तैनाती से क्या होगा? तो दरअसल यहाँ अब जापान मिसाइल नहीं बल्कि उस हथियार की तैनाती करेगा जो चीन में तबाही ला भी देगा और चीन को समझ में नहीं आएगा कि ये तबाही कहाँ से आई। दरअसल जापान और अमेरिका दोनों ही ये मानते हैं कि अगर ताइवान पे कब्जा कर लिया चीन ने तो उनके लिए रणनीतिक रूप से बहुत बड़ी हानि होगी, जिसकी वजह से दोनों प्रतिबद्ध हैं कि हम ताइवान पर किसी भी हालत में कब्जा नहीं होने देंगे चीन का। और चीन को लेकर जापान ने तो साफ भी कर दिया अपने डिफेंस रिपोर्ट में कि वो ताइवान की सुरक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक है, क्योंकि ताइवान जापान की रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब जापान ने खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू कर दिया है कि हम अपनी मिसाइल और अपनी सेना की तैनाती ताइवान के पास करेंगे। ये ताइवान की जमीन में नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जमीन में कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मिसाइलों की ही तैनाती नहीं करेंगे बल्कि तैनाती करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का। यानी जैसे हमारे पास दुर्गा और काली है, डायरेक्ट एनर्जी विपन, और ऐसे विपन जो वार भी कर दें और पता भी न चले। कहा यह जा रहा है कि जापान ने जो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बनाया है इसकी काट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये काफी आगे है और ये 2018 से ही इसे बनाने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ तक कि ईस्ट चाइना सी में जापान ने अपने 3 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स को तैनात भी कर दिया है और जल्द ही चीन के इर्द गिर्द निशाना साधते हुए जापान अपने इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट को तैनात करेगा, खास करके मेगेसीमा में। अब ये मेगेसीमा कौन है तो आप ये देखेंगे, ये दरअसल है एक आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जिसे बनाया गया था ये सोचकर कि यहाँ लोग बसेंगे, हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका इसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह मानकर यहाँ रनवे बना रहा है, यहाँ लड़ाकू विमानों को उतार रहा है और बॉम्बर्स को उतारने की प्लानिंग की जा रही है। पर इन सब में सबसे घातक हथियार जापान यहाँ लगा रहा है और वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट। जापान और अमेरिका जहाँ चीन की योजना को सफल नहीं होने देंगे तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने युद्ध पोतों के साथ इस इलाके में पहुंच गया है और ये टास्क फोर्स करीब 1 से 2 महीने की तैनाती होगी। इस क्षेत्र में एकजुटता क्वाड के देश दिखा रहे हैं ताइवान और जापान के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान की सहायता के लिए भारतीय नौसेना को जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।